So in secondary chemistry, we are going to start a new chapter. Yesterday we completed chapter 8, alkyl halides, and the test will be held on the next week. And today we will start the last chapter of organic chemistry, that is chapter 9th, carbon compounds with oxygen containing functional group. A very long name of a chapter. कि नाम तो काफ़ी लॉन्ग है बट काफ़ी मतलब कॉम्प्रिहेंसिबल नेम है कि कार्बन कंपाउंड्स विथ ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। उन कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिनके फंक्शनल ग्रुप में जो है वो एज अ ऑक्सीजन मौजूद होता है। क्योंकि चैप्टर 7 में हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस किया जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन था। चैप्टर 8 के अंदर हमने अल्काइल हैलाइड्स के बारे में डिस्कस किया जिसमें आर के साथ एक्स था, हैलोजन था, ऑक्सीजन उसमें भी कहीं नहीं था। तो अब जितने भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप बचे हैं उन सब में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन होता है। तो हम ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक्स है मैंने यहाँ पर लिख दिए सारे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है, लाइक हाइड्रोक्सी ग्रुप में ऑक्सीजन होता है OH। ठीक है, इस तरह अल्कोक्सी ग्रुप होता है OR होता है उसके अंदर। अच्छा, हाइड्रोक्सी ग्रुप में जब OH होता है तो या तो वो R से कनेक्ट होता है लॉन्ग कार्बन चेन से, तो ROH, फिर वो अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, या फिर अगर वो R के बजाय अगर वो किसी बेंजीन रिंग के साथ OH जाकर अटैचमेंट कर ले तो वो फिनॉल कहलाता है। ठीक है, सो ठीक है, तो या तो जो है वो R के साथ OH जब अटैच हो जाए तो सूरत में वो अल्कोहल है। ठीक है, और अगर जो है बेंजीन के साथ OH के अटैचमेंट हो जाए तो फिर वो फिनॉल है। ठीक है, तो अल्कोहल्स के अंदर फिर दो कंपाउंड डिस्कस करेंगे यहाँ पर। एक हमारे पास है मिथाइल अल्कोहल मिथानॉल और एक इथाइल अल्कोहल या इथानॉल। तो ये पहला हमारे पास ग्रुप खत्म हो जाएगा। फिर अल्कोक्सी ग्रुप हमारे पास आएगा जो OR होता है, अल्कोक्सी ग्रुप। अब अल्कोक्सी ग्रुप OR होता है, इसमें जब R अटैच कर दो तो ये पूरा कंपाउंड बन जाता है ऑर्गेनिक, इसको हम कहते हैं ईथर। तो ईथर बहुत सारे ईथर्स हैं, यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज डाईथाइल ईथर C2H5OC2H5। तो ये हमारे डिस्कशन का टॉपिक है। तो नेक्स्ट हमारे पास फिर थर्ड है एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप में क्या होता है कि C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, दैट इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। अगर उसमें R लग जाए तो एल्डिहाइड है। तो और यहाँ पर फर्स्ट मेंबर एल्डिहाइड का हम डिस्कस करेंगे दैट इज फॉर्मल्डिहाइड या मिथानल। इसके बाद कीटोनिक ग्रुप में भी ऑक्सीजन होता है, C डबल बॉन्डों के साथ R लगा हुआ होता है। कीटोनिक ग्रुप अगर R लगा दो उससे पहले तो ये कीटोन बन जाता है। और कीटोन में जो उसका पहला मेंबर होता है डाईमिथाइल कीटोन या प्रोपेनॉन, उसको हम डिस्कस करेंगे। देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, C डबल बॉन्डों के साथ OH है, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अच्छा, अब जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करें तो C डबल बॉन्डों के साथ OH अटैच होता है, R पहले लगा दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। और जो हमारे पास जो सबसे मोस्ट फेमस कार्बोक्सिलिक एसिड होता है एसिटिक एसिड, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9 में। सबसे लास्ट में C डबल बॉन्डों के साथ OR, दैट इज एस्टरिक ग्रुप। और अगर R पहले लगा दे उससे तो कंपाउंड एस्टर बन जाएगा। और एस्टर में हमारे पास जो कंपाउंड डिस्कस करेंगे दैट इज इथाइल एसीटेट है, तो वो डिस्कस करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह से काफ़ी सारे हमारे पास जो है वो कंपाउंड्स आते हैं जो ग्रीन कलर से मैंने लिखे हैं मार्कर से, तो आप देख सकते हैं वो कंपाउंड डिस्कस करना है। बट जब कोर्स रिड्यूस हुआ है तो रिड्यूस्ड कोर्स के अंदर हमारे पास सिर्फ हमें अल्कोहल्स को, एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को डिस्कस करना होता है अकॉर्डिंग टू द कंडेंस सिलेबस जो है वो सिंध बोर्ड ने जो है तो दिया है। बट वी आर गोइंग टू कंप्लीट द होल चैप्टर एज वी हैव डन बिफोर। लेकिन मैंने जो रेड टिक कर जिसमें कर दिया है ये वो टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, बाकी अल्कोहल तो पढ़ना ही है, बाकी अल्कोक्सी वगैरह ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं, नो इशू एट ऑल। बट फिर मैं बता दूँ एग्जाम में रेड कलर वाले निशान जो है ना, रेड मार्किंग्स है वही आएंगे। ठीक है, तो ये अजीब सी बात है, फिर वही चीज़ें पहले ही पूरा चैप्टर बहुत आसान से उसमें भी सेलेक्टेड करके सिंध बोर्ड ने आपके लिए आसान किया हुआ। तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लगती है, अगर केमिस्ट्री से अगर आप लगाओ को खास नहीं है तो आप बस रेड टिक वाले निशान कर लो, बहुत है। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करें अल्कोहल्स को। तो अल्कोहल्स के अंदर जो है वो दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले मैं आपको एक छोटे से टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, अल्कोहल के टाइप्स। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 तरह के अल्कोहल्स हमारे पास होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इससे मुराद क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से मुराद के ऐसे अल्कोहल जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप मौजूद हो, डाईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 2 OH ग्रुप मौजूद हो, और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जिसके अंदर 3 OH ग्रुप के अटैचमेंट हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम जो है वो कंपाउंड अगर मैं एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, दैट इज़ कार्बन एंड हाइड्रोजन 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 और यहाँ पर OH लगा दूँ तो ये हमारे पास हो गया, दिस इज़ कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल या मिथानॉल। चूँकि हम जानते हैं कि जो अल्कोहल्स की हम नेमिंग करते हैं
अल्कोहल्स की नेमिंग दो तरह से होती है, ठीक है। अगर हम इसकी कॉमन नेमिंग करें तो कॉमन नेमिंग में इसको हम क्या लिखते हैं, अल्काइल अल्कोहल, और अगर हम इसकी IUPAC नेमिंग करना चाहें तो उस सूरत में हम इसको लिखते हैं अल्कानोल। तो ये कॉमन नेमिंग के लिहाज से ये नाम इसका बन गया हमारे पास मिथाइल अल्कोहल, और IUPAC के लिहाज से इसका नाम बन गया मिथानॉल, ठीक है। तो मिथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, मिथानॉल भी कह सकते हैं, दोनों इसके नाम हैं। चूंकि ये एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही OH ग्रुप जो है वो मौजूद है, ठीक है। अगर एक ही OH ग्रुप होता है तो सूरत में फिर वो हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, हेप्टानॉल, सब में एक ही OH होता है, तो वो सारे के सारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहला सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। इसी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के अंदर अगर हम फर्दर इसके टाइप्स निकालें तो इसमें फिर हमारे पास क्या आ जाएंगे, ठीक है। तो अगेन सुने, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसके अंदर सिर्फ एक OH ग्रुप मौजूद हो वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों हो सकते हैं। इसका मतलब ये हमारे पास 1 डिग्री भी हो सकते हैं, 2 डिग्री भी हो सकते हैं, 3 डिग्री भी हो सकते हैं। और आप सब जानते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स हम किसे कहेंगे कि जब OH के साथ जो हमारे पास कार्बन हो उसके एक तरफ जस्ट रेडिकल की अटैचमेंट हो, ठीक है, दिस इज़ प्राइमरी अल्कोहल। और अगर OH के साथ अगर जो कार्बन है, बिल्कुल सेम वैसे जैसे अल्काइल हैलाइड्स के अंदर किया था वैसा ही है, तो ये दो तरफ अगर R हो तो सेकेंडरी अल्कोहल है। और टर्शरी अल्कोहल हम कहेंगे जब OH है और उसके तीन तरफ जो है जब रेडिकल्स की अटैचमेंट हो जाती है तो वो टर्शरी अल्कोहल्स हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों ही जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल्स, तीनों ही मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं। चूँकि OH तीनों में एक ही है ना, बस समझ में आ गई। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के 3 टाइप हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्योंकि उसमें होगा एक ही OH ग्रुप। और अगर हम यहाँ पर अगर हम प्राइमरी अल्कोहल्स की बात करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल्स को फर्दर फिर हम N, आइसो और नियो में दोबारा हम इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। N, आइसो, नियो तीनों ही प्राइमरी होंगे, लेकिन N में सारे कार्बन चेन के अंदर होंगे, आइसो में एक कार्बन चेन के बाहर होगा, और नियो में सेकंड लास्ट कार्बन से जो है वो दो कार्बन जो है 2 मिथाइल रेडिकल चेन से बाहर होगा, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब इट एनी मोर बिकॉज इससे पहले हम इसको चैप्टर 8 के अंदर मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अल्काइल हैलाइड्स के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, N, आइसो, नियो, ये सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के अंदर वो चीज़ें आप दोबारा से जो है रिव्यू कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब ये होता है कि ऐसे अल्कोहल जिसके अंदर 2 OH ग्रुप अटैचमेंट करें। वेरी सिंपल, नो नीड टू मेमोराइज द डेफिनेशन, यू कैन राइट द डेफिनेशन बाय योरसेल्फ। ऑल दोज अल्कोहल्स व्हिच कंटेन 2 OH ग्रुप आर नोन एज डाईहाइड्रिक अल्कोहल, एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल की एग्जाम्पल लेता हूँ जो आपने यकीनन सुन रखा है। आपको पता है कि इथीन के जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, तो ये कंपाउंड एक बनता है, ये एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, इसके अंदर 2 OH ग्रुप होता है, ठीक है। इसको हम कॉमन नेमिंग में इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकोल। सो इसका कॉमन नेम इथाइलिन ग्लाइकोल। और IUPAC में अगर हम इसको कहें 1,2-ईथन-डायोल, ठीक है। सो कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप की अटैचमेंट है। जब हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स की बात करें, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल से मुराद क्या हो गया कि उसमें 3 OH ग्रुप जो है वो अटैच होंगे एक कार्बन एटम, मतलब जो है वो एक ही कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, देन यहाँ पर OH 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 आ गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है ये। तो इसका क्या नाम होता है, कॉमन नेम पता है किसी को इसका? ओके, कॉमनली इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड ग्लिसरॉल, ठीक है। ये ग्लिसरॉल कहलाता है, या इसी को जो है वो आप कह सकते हैं ग्लिसरीन। ये ग्लिसरीन जो नॉर्मली कॉस्मेटिक आइटम्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, क्रीम वगैरह को बनाने के लिए और डिफरेंट फेयरनेस क्रीम्स बनाने के लिए। तो दिस इज द ग्लिसरीन, हाईली विस्कस होता है, ठीक है, और बहुत सारे इसके इस्तेमालात हैं। IUPAC नेमिंग की बात की जाती है अगर इसके तो 1 2 3, तो 1, 2, 3 यस प्रोपेन ट्रायोल है ना, 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल, ठीक है, जो कि 3 कार्बन टोटल हैं और 3 OH ग्रुप हैं।
ठीक है, बात समझ में आ गई। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल वेरी सिंपल टॉपिक, ठीक है, लिख लें आप इसको। सो आज हम मिथानॉल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जस्ट ओनली वन कंपाउंड वी विल डिस्कस टुडे, दैट इज मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी प्रिपरेशन, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसके यूजेस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नो नीड टू राइट विथ माई सेल्फ, ओके, मतलब आप जब मैं पूरा कंप्लीट बता दूँ उसके बाद आप लिखना शुरू करना। तो सबसे पहले तो मिथाइल अल्कोहल है, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो दैट इज CH3OH इज़ द फार्मूला ऑफ मिथाइल अल्कोहल। और अगर स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो उसमें OH होगा, उसके साथ कार्बन अटैचमेंट करेगा और कार्बन के 3 तरफ जो है वो हाइड्रोजन होंगे। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम इसको हम लोग कहेंगे दिस इज मिथाइल अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम ही है। और IUPAC के लास्ट उसको हम कहेंगे तो दिस इज मिथानॉल, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज अनदर नेम, यहाँ पर मैं एक और तीसरा नाम यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, कमर्शियल नेम, ठीक है। देखो कॉमन नेम हम किससे कहते हैं कि जो ओल्ड नेम इसका है, ट्रिवियल नेम है, ओल्ड नेम है। IUPAC नेम से मुराद जो मॉडर्न नेम इसका है, जदीद दौर में, आज के दौर में इसको जो नाम रखा गया है। और कमर्शियल नेम से मुराद इसको हम कह सकते हैं कि कारोबारी नाम या बाज़ारी नाम हम इसको कह सकते हैं, कि जब आप मार्केट में जाएंगे, बाज़ार में जाएंगे तो आप किस नाम से इसको ख़रीदेंगे। तो बाज़ार में जाने के बाद, मार्केट में जाने के बाद, किसी हार्डवेयर या सेंट्री स्टोर में जाने के बाद अगर आप शॉपकीपर से आप मिथाइल अल्कोहल मांगोगे तो शायद शॉपकीपर को समझ में ना आए कि आप क्या मांग रहे हो। आप उसको मिथानॉल भी बोलोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा क्या। अगर आप उसको बोलोगे CH3OH चाहिए तो भी दुकानदार नहीं समझ पाएगा क्या चाहिए। आप उसको स्ट्रक्चर भी दिखा दोगे कि ये चाहिए तब भी वो समझ नहीं पाएगा। उसके लिए हमें एक ऐसा नाम पता होना चाहिए जो कमर्शियल नेम है, जिस नाम से सारी दुनिया जानती है इसको, जिस नाम से गली मोहल्ले के लोग जानते हैं, जिस नाम से एक अनपढ़ इंसान भी इसको जानता है जो कभी स्कूल ज़िंदगी में नहीं गया, ठीक है। तो इसको फिर हम इसका जो नाम देते हैं वो होता है, सिर्फ आप इसको स्पिरिट भी कहते हैं या सम टाइम इसको वुड स्पिरिट कहा जाता है, ठीक है। तो स्पिरिट के नाम से सारी दुनिया इसको जानती है कि भाई आप जाओ दुकानदार को बोले भाई 1 लीटर स्पिरिट दे दो, फ़ौरन से दे देगा आपको। अगरचे वो उसको स्पिरिट बोलेगा लेकिन वो मिथाइल अल्कोहल या मिथानॉल ही होता है, बट उसको घरों में स्पिरिट बोला जाता है, ठीक है, रखा भी होता है हर घर के अंदर। तो वुड स्पिरिट पूरा नाम इसका है या सिर्फ स्पिरिट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कमर्शियल नेम्स होते हैं। कमर्शियल नेम से मुराद ये कि जो कि कारोबार में इस्तेमाल किए जाएं। सो ये तो मैंने लिटिल बिट इंट्रोडक्शन आपको दिया, जस्ट एक तारुफ किया हमने, एक इंट्रोडक्शन किया मिथाइल अल्कोहल का। अब आते हैं डिटेल में इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर मिथाइल अल्कोहल, कि हम किस तरह से मिथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी क्वेश्चंस वगैरह नहीं करें, अभी सिर्फ जो है वो आपने लेक्चर को कम्प्लीटली सुने, ठीक है। प्रिपरेशन 2 तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। देयर आर 2 मेथड्स टू प्रिपेयर इट। फर्स्ट जो हम इसको प्रिपेयर करते हैं, एंड वी हैव टू प्रिपेयर इट फ्रॉम वुड, ठीक है। तो इसको जो है वो लकड़ी के ज़रिए, वुड से इसको जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो लकड़ी से किस तरह से इसको प्रिपेयर करते हैं, वुड से कैसे निकालते हैं, इसी वजह से उसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, बिकॉज हज़ारों सालों से इंसान इसको वुड से निकाल रहा है, लकड़ी से निकाल रहा है, ठीक है, इसलिए उसको वुड स्पिरिट कहते हैं। होता क्या है कि अगर आप जो है वो कोई आप वुड लेते हैं और उस वुड को आप क्या कर दें, उस वुड की आप करवा दें डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अगर आप उस वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करा देंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हवा की गैर मौजूदगी में हीट करना होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें गौर से सुने, वर्डिंग में नहीं बताऊंगा, आपको खुद ही लिखना है, ठीक है। इसलिए मुझसे लेक्चर सुनेंगे तो वर्डिंग बना पाएंगे खुद ही से, कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि आप हीटिंग करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो हवा की मौजूदगी में कह दो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में कह दो, बात एक ही है। तो इसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। तो जब वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है तो हमें 3 तरह के कंपोनेंट्स हासिल होते हैं। जब भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है तो 3 तरह के कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं। जैसे कि जब हमने बिटुमिनस कोल की जब हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की थी तो हमें 3 तरह के कंपोनेंट्स मिले थे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेटर में से। एक चीज़ आपको गैस में मिलती है, एक चीज़ आपको लिक्विड स्टेट में मिलती है, एक चीज़ आपको सॉलिड स्टेट में मिलती है, रेसिड्यू जो मिलता है आपको उसका। जो आपको गैस स्टेट के अंदर मिलती है तो ये असल में इनफ्लेमेबल गैसेस होते हैं, मतलब फ्लेमेबल कुछ गैसेस होती हैं वो मिलती हैं, ठीक है। तो नेम मेंशन नहीं करना है, जस्ट इनफ्लेमेबल गैसेस हैं,
इनफ्लेमेबल मतलब जो जल सकती हैं, जलने वाली गैसेस। सॉलिड में जो आपको चीज़ मिलती है दैट इज़ वुड चारकोल। वुड चारकोल जिसको हम कहते हैं, तो ये सॉलिड में आपको मिलता है, दैट इज़ कोयला, जिसको नॉर्मली आप उर्फ आम में कहते हैं, ठीक है। और जब आप इसको लिक्विड स्टेट में जो आपको इसमें से चीज़ निकलती है, एक हाईली एसिडिक एक जो है वो एक सोल्यूशन निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं पायरोलिग्नस एसिड। तो ये पायरोलिग्नस एसिड ये एक एसिडिक एसिड होता है जो कि वुड के अंदर से निकलता है जब वुड को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया जाता है। अब ये पायरोलिग्नस एसिड, इसके अंदर 3 तरह की चीज़ें मिक्स होती हैं, ठीक है। इसके अंदर एसीटोन भी होता है, एसिटिक एसिड भी होता है और इसके अंदर मिथानॉल भी होता है। तो इसको, और तीनों लिक्विड है आपस में, तो इनको सेपरेट आउट करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है। अब आप जानते हैं कि अगर लिक्विड्स को अलग करना है आपस में, तो जैसे कोल टार में से हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स अलग करने थे, तो उसके लिए फिर हम कौन सा डिस्टिलेशन करते थे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम में भी करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये हो जाता है कि जो जितने भी कंपोनेंट्स उसके होते हैं डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंज वाले, वो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पर 3 कंपोनेंट्स यहाँ से हमें जो है वो उसके 3 तरह के इंपॉर्टेंट लिक्विड्स हमें हासिल हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ हमारे पास CH3OH, जैसे कि मिथानॉल आपको मिल जाएगा। दूसरी एक चीज़ के अंदर से जो मिलती है एसीटोन मिलती है, जिसको हम प्रोपेनॉन भी कहते हैं, डायमिथाइल कीटोन। और तीसरी चीज़ जो आपको इसके अंदर से नहीं मिलती है दैट इज़ एसिटिक एसिड, जिसको हम सिरका या विनेगर कहते हैं। तो एसिटिक एसिड को ज़मानों से, मतलब ये 3 चीज़ों को यहाँ से हासिल किया जाता है। तो फिर से मैं बता दूं कि वुड के थ्रू किस तरह से हासिल करेंगे कि लकड़ी जो है, कोई भी लकड़ी आपने ली, तो लकड़ी का आपने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराया, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराने पर जो है वो लिक्विड में आपको मिला एक एसिडिक लिक्विड, जिसको कहते हैं पायरोलिग्नस एसिड। इस पायरोलिग्नस एसिड की फिर आप क्या करते हैं, इसकी आप जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा के 3 अलग अलग लिक्विड ऑब्टेन कर लेते हैं। चूँकि पायरोलिग्नस एसिड इज अ मिक्सचर ऑफ दीज 3 थिंग्स। एसीटोन होता है उसके अंदर जो है वो मिथानॉल होता है, वुड स्पिरिट, और उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है। तीनों अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं, तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंज में इनको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं, डिस्टिलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एसिटिक एसिड आपका सिरका कहलाता है। हज़ारों सालों से इंसान सिरका जो है वो किससे निकालता रहा, वो हमेशा वुड से निकालता रहा है, ठीक है। वो 100 साल पहले कोल्बे सिंथेसिस, जिसको हमने पढ़ा है चैप्टर 6 में, तो कोल्बे ने पहली बार एसिटिक एसिड को बनाया लैब में 100 साल पहले। तब सिंथेटिक विनेगर बनना शुरू हुआ, वरना पहले नेचुरल विनेगर ही बना करता था, ठीक है, सिरका दरख्तों की छाल से, जो हज़ारों सालों से बनता आ रहा है। तो ये पहला तरीका है वुड से, जो कि बहुत पुराना और ओल्ड मेथड है, क्लासिकल मेथड है मिथानॉल को बनाने का, वुड स्पिरिट को बनाने का। और दूसरा जो आजकल जो तरीका इस्तेमाल करते हैं सिंथेटिक मेथड, जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी कह सकते हैं, कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथानॉल। तो इंडस्ट्रीज़ में हम मिथानॉल को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वाटर गैस। वाटर गैस के थ्रू हम जो है वो बनाते हैं मिथानॉल को। वाटर गैस किसे कहते हैं, चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया है। जस्ट द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज नोन एज वाटर गैस, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको वाटर गैस का साथ में, दोनों साथ में रिएक्शन नहीं करते, दोनों साथ में लेस रिएक्टिव रहते हैं, आपस में कभी मिलते नहीं है, मिक्सचर बन के रहते हैं, कंपाउंड नहीं बना पाते हैं। कंपाउंड बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एक कैटलिस्ट हमें यूज़ करना पड़ता है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। हाई टेम्परेचर भी होता है और हाई प्रेशर भी होता है। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर और कैटलिस्ट यूज़ करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करके मिथानॉल की फॉर्मेशन कर लेता है, मिथानॉल बन जाता है। इंडस्ट्रीज़ में इस मेथड से बनाया जाता है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, तो यहाँ पर जो है जस्ट 2 लगा लेंगे हम, एंड द इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। तो इस तरह से वाटर गैस के थ्रू, दिस होल मिक्सचर इज कॉल्ड वाटर गैस, तो वाटर गैस के थ्रू बनाया जाता है इंडस्ट्रीज़ में मिथानॉल को। तो अब वुड से बनाना छोड़ दिया गया है, चूँकि लकड़ी वैसे दुनिया से कम हो रही है, तो लकड़ी के बजाय वाटर गैस के थ्रू हम जो है मिथानॉल को बनाते हैं। अब ये वाला जो मिथानॉल होगा दैट इज सिंथेटिक, ये सिंथेटिक होगा, जो सिंथेसाइज करके हमने इंडस्ट्री में बनाया हुआ है। प्रिपरेशन के बाद नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसके क्या होंगे, फिजिकली किस तरह के होंगे। सो लेट मी राइट इट हियर। तो अब हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं कि फिजिकली जो है वो वुड स्पिरिट किस तरह का कंपाउंड होगा। तकरीबन 4 बातें लिखते हैं। आपने यकीनन सबने स्पिरिट तो सबने देखा ही होगा यकीनन, ग्रीन कलर के डब्बे के अंदर रखा होता है, नॉर्मली प्लास्टिक का डब्बा होता है ग्रीन कलर का, जग वो गैलन जैसा होता है, उसमें कभी कभी बोतल में भी रखा होता है, ठीक है, स्पिरिट। तो उसको इस्तेमाल किस लिए करते हैं, ज़्यादातर पेंट को पतला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कलर वगैरह होता है ना, ऑयल पेंट वगैरह होता है, तो उसको पतला करने के लिए स्पिरिट डालते हैं, आधा स्पिरिट और आधा पेंट डाल के उसको घोल लेते हैं,
ठीक है। कैरोसिन ऑयल भी डाला जाता है, वैसे कैरोसिन ऑयल भी डाल सकते हैं, मिट्टी तेल कुछ लोग डाल रहे होते हैं, कुछ मिट्टी तेल के अलावा स्पिरिट डाल लेते हैं, हाथों को साफ करने के लिए भी स्पिरिट यूज़ कर लेते हैं। और यह स्पिरिट एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है स्पिरिट लैम्प के अंदर। स्पिरिट लैम्प आपने देखा होगा ना कि स्कूल के अंदर जो प्रैक्टिकल्स किया करते थे क्लास 9th के अंदर, अब इन कॉलेजेस वगैरह में तो बंस एंड बर्नर वगैरह इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली, लेकिन स्कूल वगैरह में ज़्यादातर जो है वो स्पिरिट लैम्प इस्तेमाल करते थे। शीशे का एक लैम्प होता था, उसमें उसके अंदर एक लिक्विड डाला होता था जो जलता, जिसकी वजह से जलता था, वो लिक्विड स्पिरिट कहते थे, तभी वो पूरा स्पिरिट लैम्प कहलाता था। तो उसी स्पिरिट के बारे में कुछ बातें जाननी है। तो सबसे पहली बात तो कलर उसका क्या होता है, तो वो कलरलेस होता है। ठीक है, तो पहली बात इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड। ठीक है, तो वो कलरलेस लिक्विड होता है। दूसरी बात, वोलेटाइल होता है कि नॉन वोलेटाइल होता है? वोलेटाइल होता है, फौरन से हवा में उड़ जाता है, हाईली एवोपरेट हो जाता है, तो इट इज़ वोलेटाइल। अच्छा ये बताओ कि थिक लिक्विड होता है कि थिन लिक्विड होता है? थिन होता है, पतला लिक्विड होता है, इट इज़ अ थिन लिक्विड, ये एक थिन लिक्विड होता है। नेक्स्ट चीज़ ये पता है, फोर्थ बात इसके बारे में। अच्छा ये मैं आपको बता देता हूँ कि इट इज़ टॉक्सिक इन नेचर। टॉक्सिक होता है मतलब पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, तो उसको पीने से जो जान भी जा सकती है, तो जहरीला होता है। मिथानॉल टॉक्सिक नेचर का होता है। ठीक है, सो दीज आर द फोर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिथानॉल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज। कि केमिकल प्रॉपर्टीज, तीन केमिकल प्रॉपर्टी के तीन तरह के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो मिथानॉल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो द केमिकल रिएक्शंस, या हम कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिथानॉल। तो बड़ा ध्यान से सुनना है चीज़ों को। तो तीन केमिकल प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन के मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। यहाँ पर जो हम डेफिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन का रिमूवल। ठीक है, हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तब भी ऑक्सीडेशन ही कहलाती है वो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन ही होता है। तो देखते हैं क्या बनता है कि जब मिथानॉल में से ऑक्सीडेशन की जाती है उसके हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। ठीक है, सो दैट इज मिथानॉल सी, और यहाँ पर OH आ गया और यहाँ पर हाइड्रोजन एंड देयर इज़ वन हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसकी हमने करनी है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन से मुराद नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना पड़ेगा, और नेसेंट ऑक्सीजन यकीनन कहीं ना कहीं से निकल रहा होगा, कोई ना कोई जो है वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वैसे हम नॉर्मली चैप्टर 7 में पोटेशियम परमैंगनेट इस्तेमाल करते रहे हैं, इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चेंज मैं कर दे रहा हूँ, K2CrO2 7 ले रहा हूँ, मर्जी है, आप कुछ और भी ले सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जब आप इस्तेमाल करोगे तो ये एक्वस मीडियम के अंदर, न्यूट्रल मीडियम के अंदर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, इसके बारे में चैप्टर 5 में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे किस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी मेरा ये टॉपिक नहीं है बताने का भी, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट लोगे तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड आपको लाजमी लेना पड़ेगा। अब इसको जो है वो एक्वस मीडियम के अंदर KMnO4 की तरह आप ऑक्सीडाइजेशन इससे नहीं करा सकते। ठीक है, छोटे छोटे डिटेल्स पर कॉन्सेंट्रेट करें। अब क्या है कि ये नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करेगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा कि ऑक्सीडेशन करेगा। दो हाइड्रोजन रिमूव करना है, एक ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिमूव हो जाएगा और एक ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या बन गया, हाइड्रोजन, कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन प्लस, और H2O बन गया, वाटर लिबरेट हो गया। अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। होना क्या चाहिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चाहिए। और यहाँ पर क्या कंपाउंड बन गया हमारे पास, यस, इसी कंपाउंड को हम लोग कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, इसी को मिथानॉल कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन की जाती है तो फिर वो एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अल्कोहल जब मिथानॉल की जब ऑक्सीडेशन की गई तो वो फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। चूंकि हमने यहाँ से इसके 2 हाइड्रोजन को रिमूव किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डबल जो है वो बॉन्ड की, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो फॉर्मेल्डिहाइड इज एक्चुअली द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ मिथानॉल। ठीक है, तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। सेकंड, उसके बाद हम जो रिएक्शन करने वाले हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ, दैट इज रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड से मुराद HX। ठीक है, हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करें, चैप्टर 8 में हम रिएक्शन कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है रिएक्शन दोबारा। ठीक है, तो हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करना है तो CH3OH है, और कोई भी हैलोजन एसिड ले लेते हैं, लेट से HCl ले लिया, तो यहाँ पर जो है वो H प्लस और Cl माइनस, और ये OH माइनस और CH3 प्लस। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, CH3Cl बन गया और प्लस
H2O बन गया, वाटर बन गया, दैट इज मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। नेमिंग नहीं कर रहा, चैप्टर 8 पूरा पढ़ चुके हैं, नेमिंग आपको अच्छे से आती है अल्काइल हैलाइड्स की, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे आते हैं। थर्ड रिएक्शन जो हमारे पास है उसको हम लोग कहेंगे दैट इज एस्टेरिफिकेशन। थर्ड में आपको एस्टेरिफिकेशन दिखाऊंगा। अब एस्टेरिफिकेशन कौन से रिएक्शंस को एस्टेरिफिकेशन कहते हैं ये हम देख चुके हैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में जो है वो हमने चैप्टर नंबर 6 जो पढ़ा है दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो उसके अंदर हमने एक मशहूर इक्वेशन पढ़ी है जिसमें Kc की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 4 आती है जिसकी, ठीक है। वो काफ़ी बड़ी सी इक्वेशन होती है, ठीक है। K1 जो है वो एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद इथाइल अल्कोहल देन एस्टर एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड। तो वहाँ पहली बार आपने एस्टर जैसे वर्ड या फिर इस तरह के वर्ड सुने थे, तो वो फर्स्ट ईयर में मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। अगर मुझे फर्स्ट ईयर में भी क्या बात पता थी वो क्या है, चूँकि फर्स्ट ईयर में भी ये सब जानता था मैं, लेकिन चूंकि वो टॉपिक नहीं होता है ना वहाँ का, इसलिए मैं बताता भी नहीं था। पूछा बहुत आप लोगों ने कि सर एस्टर बताइए क्या है, पता नहीं एस्टर क्या, इतना बड़ा फॉर्मूला किस चीज़ का लिखा हुआ है। तो मैंने ये बोला था सेकंड ईयर में आओगे तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, ऑर्गेनिक उसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर में हम न्यूमेरिकल्स के लिए पढ़ते थे, पता हो नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वहाँ न्यूमेरिकल्स होते थे, वहाँ कंपाउंड का नाम वाम इससे कोई फर्क नहीं होता था। एक भी नाम हमने नहीं पढ़ा कंपाउंड का, सिर्फ न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूले पढ़े, ठीक है। वो फिजिकल केमिस्ट्री थी और ये अब आकर प्योर केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो एस्टेरिफिकेशन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें एस्टर की फॉर्मेशन होती है उसको हम एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। एस्टर बने जिसमें RCOOR जिसमें बने। और एस्टर बनता कैसे है? एक खास रिएक्शन होता है हमारे पास कि व्हेन एवर जब भी कभी ऐसा होता है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है अल्कोहल के साथ, जब भी कोई हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो और उसका किसी भी अल्कोहल से उसका रिएक्शन करा दो, तो उस सूरत में क्या बनता है? एस्टर बनता है और एस्टर के साथ वाटर की फॉर्मेशन होती है। और ये हमारे पास एक जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तभी तो Kc मालूम करते हैं इसमें, क्योंकि आप जानते हैं ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए मालूम की जाती है जो कि कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते। वो चैप्टर 6 में डिटेल में हमने पढ़ा है रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन साथ में कराया जाएगा। अच्छा, इसको चूंकि फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं तो क्यों ना पहले हम एक जनरल रिएक्शन में यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप खुद से इस रिएक्शन को कर पाओ जब भी करना हो। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास हो गया RCOOH और अल्कोहल हमारे पास हो गया ROH, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर एसिडिक नेचर शो करेगा अल्कोहल अपना, ठीक है, प्लस वो सॉरी ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ अपना बेसिक नेचर शो करेगा ये माइनस प्लस, ठीक है। तो क्या बनेगा? RCOOR बनेगा और HOH वाटर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना? RCOOR बना, RCOOR प्लस H2O। RCOOR क्या होता है? एस्टर होता है, ठीक है। अब हेयर आई एम गोइंग टू, मतलब नीचे मैं नहीं कर रहा, मैं वहाँ पूरा आपको कराता हूँ उसका एक रिएक्शन मिथेनॉल के साथ CH। अच्छा, यहाँ पर कोई भी आप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर जो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूँ एग्जाम्पल के अंदर, वो क्या ले लेता हूँ? CH3COOH ले लेता हूँ, ठीक है। दैट इज एसिटिक एसिड ले लिया और उसके साथ रिएक्शन करा दिया। अब मिथेनॉल ज़रूरी है चूँकि केमिकल प्रॉपर्टी इसी की कर रहे हैं। उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो अब इससे क्या बनेगा कि ये H इस OH के साथ जुड़ेगा, ये पूरा यहाँ जुड़ेगा, तो CH3COO CH3 प्लस वाटर H2O। अच्छा, इसका क्या नाम बने इस कंपाउंड का? अगर हम इसका नाम चेक करना चाहें तो उसके लिए हमें इसको ओपन अप करना पड़ेगा। इसको ओपन अप करना पड़ेगा, डायरेक्ट नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ओपन अप करने के लिए CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन CH3, यही है ना। इसी को शॉर्ट में डायरेक्ट कंडेंस करके ऐसे लिख देते हैं। ये एस्टर है। एस्टर के बारे में चैप्टर 6 में फंक्शनल ग्रुप में मैंने नेमिंग बताई थी कि इसमें डबल चेन चलती है। डबल चेन इसके अंदर चलती है, एक चेन यूँ चलती है, ठीक है, वापस पलट जाती है, और एक चेन यहाँ चलती है, ठीक है। तो ये वाली जो चेन होती है जो कार्बोनिल के साथ जो चल रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं अल्कानोएट, ठीक है। और ये वाली जो चेन चलती है उसको हम लोग कहते हैं दैट इज अल्काइल। तो नेमिंग हम इसको किस तरह से करते हैं? पहले हम लिखते हैं अल्काइल, फिर हम लिखते हैं अल्कानोएट, अल्काइल अल्कानोएट। कॉमन में भी ऐसे ही करता है, IUPAC में भी ऐसे ही करता है, लेकिन सिर्फ कॉमन में हम क्या करते हैं? ग्रीक अल्कानोएट के अंदर ग्रीक सिस्टम हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब इसी का अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखना चाहूँ तो ये हो गया, क्या हो गया? मिथाइल। आप इसमें टोटल कार्बन 2 हैं, IUPAC है तो मिथाइल इथानोएट, ठीक है, जो कि 2 कार्बन है। और जब इसकी कॉमन की बात की जाए तो मिथाइल एसीटेट, तो मिथाइल एसीटेट भी कह सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर इस तरह से हमने देखा कि जब भी हम जो है वो एस्टरिफिकेशन, मतलब कभी भी किसी भी अल्कोहल का रिएक्शन हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कराएंगे तो हमें एस्टर और वाटर मिलेगा। वो एस्टर कौन सा मिलेगा डिपेंड करेगा आपने एसिटिक आपने कार्बोक्सिलिक एसिड क्या यूज़ किया है और आपने अल्कोहल जो है वो कौन सा इस्तेमाल किया है, ठीक है। यहाँ हमने
इसको कॉमनली CH3OH इसलिए इस्तेमाल किया चूँकि हमारा टॉपिक ही था कि मिथाइल अल्कोहल का। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे यहाँ पर C2H5OH डाल देंगे अगर इथेनॉल का टॉपिक आएगा तो। बताइए डिपेंड, आप प्रोपोनॉल डाल दो, ब्यूटानॉल डाल दो, जनरल रिएक्शन अगर आपको पता है तो मैकेनिज्म सेम रहेगा। अगर कोई एक्सेप्शन होती है कहीं पर भी तो मैं लाजमी उसको पहले ही लिख देता हूँ। भले आपको सर में दर्द होता है एक्सेप्शन सुनने में, हर किसी को डर लगता है एक्सेप्शन से, लेकिन मैं लाजमी लिखता हूँ क्योंकि एक्सेप्शन पे आपको फंसाया जाता है। और जब मैंने कोई एक्सेप्शन नहीं लिखा है तो उसका मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है इसके अंदर, फिर आप कुछ भी कर सकते हो जो आर में रखकर। फिर आप अगर फिर गलती हो तो फिर मेरे पास आओगे, सर ये आपने तो यहाँ एक्सेप्शन कहीं नहीं लिखाया था, ये क्यों नहीं बन रहा मुझसे, तो लाजमी बनेगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर मैं आर में मैं मेंशन कर देता हूँ कि भाई ये नहीं लगा सकते, ये रख सकते हो, ये नहीं रख सकते हो, ठीक है, तो वो भी ज़रूरी है इस बात को समझना। सबसे लास्ट जो मैं थिंग आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, 9 यूजेस हैं, इस्तेमालात हैं, कि मैं आपको यूजेस बता देता हूँ 3-4 इस्तेमालात ये स्पिरिट के। तो पहला तो इस्तेमाल आपने जैसे कि देख लिया है कि फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ईंधन के तौर पर, चूँकि फ्लेमेबल है ना भाई, चूँकि कलरलेस लिक्विड है। अच्छा 5वां पॉइंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसमें कि ये फ्लेमेबल है। अब चूँकि फ्लेमेबल है, जलने के काबिल है, जल सकता है, तो फिर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। स्कूलों के अंदर हमने स्पिरिट लैम्प के अंदर इसको इस्तेमाल किया है, ठीक है, कि ना हर स्कूल में बंसन बंडर बहुत कम स्कूलों में होता है, ज़्यादातर स्पिरिट लैम्प से इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। सेकंड, हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज आ सॉल्वेंट इन पेंट्स। पेंट में एज आ सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं हल करने के लिए। पानी में तो ऑयल पेंट हल नहीं होता। अच्छा यहाँ पेंट से मुराद यहाँ पर डिस्टेम्पर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो पानी में हो जाते हैं, ऑयल पेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्लास्टिक एनिमल्स जिसको हम कहते हैं ऑयल पेंट, वरना डिस्टेम्पर जो वाटर पेंट होता है वो पानी में ही हल होकर काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन ऑयल पेंट जो होता है, जो यहाँ बॉर्डर जैसे बना रहे होते हैं किनारी, दिस इज, तो जो ऑयल पेंट है तो इसके लिए आपको इसमें जो है वो मिथेनॉल में इसको मिक्स करना है। लेकिन ऊपर वाला जो कलर हुआ है वो पानी में भी हो जाएगा, डिस्टेम्पर जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आपको इसमें पता होनी चाहिए कि इसको हम एज आ परफ्यूम्स को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। परफ्यूम का बेस अल्कोहल होता है ना परफ्यूम के अंदर भी, इसलिए वो जल भी जाता है फ़ौरन से। अगर परफ्यूम माचिस रखो और परफ्यूम लगाओ तो फ़ौरन से जलेगा वो, ठीक है। तो परफ्यूम्स के अंदर भी अल्कोहल होता है, इसलिए तो कहते हैं नापाक हो जाता है उसको, मतलब उसको नमाज नहीं होती उसको लगाने से। चौथी चीज़ जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं मिथेनॉल को, तो फॉर्मेल्डिहाइड, ये है ना कि इट इज़ यूज टू प्रिपेयर, इसको इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए क्या भाई, फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका सबूत ये है कि यहाँ पर ये देखें बना हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने के लिए मिथेनॉल की ऑक्सीडेशन कर देंगे, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। और सबसे पांचवी और सबसे लास्ट चीज़ है कि इट इज़ यूज्ड टू डीनेचर अल्कोहल, या इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस, यूज्ड टू मेक मिथाइलेटेड स्पिरिट। इसको मिथाइलेटेड स्पिरिट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको जो है वो चैप्टर नंबर, इसी चैप्टर में, चैप्टर 9 में ही जो है वो इथेनॉल में बताऊंगा। थोड़ा सा आप इसको सुन लें कि मिथाइलेटेड स्पिरिट हम किसे कहते हैं, या इसको डीनेचर्ड अल्कोहल भी कहा जाता है, मिथाइलेटेड स्पिरिट भी कहते हैं। देखो इथेनॉल एक चीज़ होती है, ये जो मिथेनॉल है ना, ये इतना ज़्यादा फेमस, आज हमने कंपाउंड डिस्कस किया मिथाइल अल्कोहल, ये बहुत ज़्यादा फेमस अल्कोहल नहीं है दुनिया का। फेमस अल्कोहल नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं हम, जो दुनिया जिसको जानती है, दैट इज इथाइल अल्कोहल। इथेनॉल शराब, बेवरेज, ठीक है, ये शराब नहीं है, ये मिथेनॉल स्पिरिट है। ये अल्कोहल इतना मशहूर नहीं है, क्योंकि दुनिया में लोग अल्कोहल इसको मानते भी नहीं, इसको तो लोग स्पिरिट बोलते हैं। अगर तुम उसको अल्कोहल बोल दोगे तो कोई समझेगा नहीं, अभी कि ये कहाँ से अल्कोहल हो गया, ये तो स्पिरिट है। अल्कोहल क्या, शराब पीने वाली चीज़, वो भी अल्कोहल है, केमिस्ट्री बोलते हैं दोनों अल्कोहल है, ये मिथाइल है और वो इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। लेकिन कॉमन लोगों के ज़बान में मर जाएगा इंसान, टॉक्सिक है, ठीक है। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ इसके बारे में कि इथेनॉल जो होता है ना बच्चों, जो इथेनॉल को बनाया जाता है, शराब जब बनाई जाती है तो उस शराब को एक तो पीने के लिए गर्ज से इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा इसको हम डिफरेंट और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इथेनॉल को आप लैब में इस्तेमाल करते हो, इथेनॉल बॉइलिंग पॉइंट इसको मालूम करते हो। C2H5OH का 9 क्लास में भी किया था, इंटर में फर्स्ट में भी किया होगा, 78 डिग्री सेंटीग्रेड आता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो अच्छा, तो मैं बता रहा था आपको कि आखिरकार ये जो इथेनॉल है ना, इथाइल अल्कोहल जिसको हम शराब कहते हैं, तो वो पीने के गर्ज से भी इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा दूसरा इसका इस्तेमाल ये होता है कि उसको स्कूलों में और डिफरेंट जगहों पर जो है वो एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब जो पीने वाली शराब, दोनों शराब एक ही होती है, दोनों इथेनॉल ही इथाइल अल्कोहल है, लेकिन जो पीने वाली शराब होती है ना, वो बहुत महंगी मिलती है। स्कूल में आप शराब की एक, मतलब इथेनॉल की एक बोतल आप 100 रुपये की आप खरीद कर लेकर आ जाओगे। यही वही इथेनॉल अगर शराब की सूरत में अगर मार्केट में बिकेगा तो 600-700 रुपये का बिकेगा। है वही चीज़, सेम केमिकल है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जब स्कूल में केमिकल्स, स्कूल में जब भेजा जाता है ना, या किसी इंडस्ट्री में जब इथाइल अल्कोहल को भेजा जाता है, तो इस इथाइल अल्कोहल में थोड़ी सी कंटेंट डाली जाती है मिथाइल अल्कोहल की, मिथेनॉल की।
क्यों? उसको टॉक्सिक बनाने के लिए, उसको जहरीला बनाने के लिए, ताकि इंडस्ट्री के अंदर या स्कूल के अंदर कोई उसको एज अ नशे आवर या एडिक्शन के तौर पे इस्तेमाल ना कर सके और वो जहरीला बन जाए, इथेनॉल। लेकिन जब यही शराब के तौर पे बेचा जाता है तो उसमें कोई एडिशन नहीं की जाती, डायरेक्ट बेच दिया जाता है और फिर बहुत महंगे रेट में बेचा जाता है। चूँकि अब महंगे रेट पे बेचने की दो वजह है। पहली है कि जो है वो रेवेन्यू कमाया जाए उससे, कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कमाती है, इससे पैसे कमाती है। ज़्यादातर वेस्टर्न नेशन इतने अमीर होते हैं, वजह यही होती है शराब की कंजम्पशन जो है वो लोग करते हैं, तो उसके पैसे टैक्स, बड़ी तादाद में टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को चला जाता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो बड़े पैसे उसके पास होते हैं, दुनिया जान की चीज़ों में वो लगा रही होती है। तो ये शराब एक बहुत बड़ी बिजनेस है। तो बाकी इस वजह से वेस्टर्न नेशन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। पाकिस्तान में तो जाहिर सी बात है मना इस चीज़ पर है, तो पाकिस्तान इससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करता। ठीक है। दूसरी चीज़ कि इसको रेट इसके इतने हाई रखे जाते हैं टू कह सकते हैं कि जो है वो इसकी हक तलफी करने के लिए उसको पीने के, ताकि लोग उसको पिए ना, कम से कम इसको पिए, ताकि रेट्स इसके इतने हाई रख दिए जाते हैं कि हर बंदा उसको ना पिए। चूँकि उस वैसे भी लीवर के लिए और डिफरेंट और बॉडी ऑर्गन्स के लिए अल्कोहल जो है वो, इस्लाम की बात नहीं कर रहा, बायोलॉजिकली भी जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इस वजह से जो उसके रेट्स को हाई रखा जाता है। दैट्स वाई अब स्कूलों में तो जाहिर सी बात है ना कि उतने हाई 600-700 रुपये की एक बोतल हम नहीं देंगे, इस स्कूलों में चाहिए भी, तो हम क्या करते हैं उसमें इंडस्ट्री के जब इसे बनाया जाता है तो अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के साथ हम थोड़ा सा इसमें मिथानॉल डालकर जो है वो स्कूलों को और कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को और जगहों पर दे देते हैं, ताकि सस्ते रेट पे उनको इथानॉल जिस रेट पे बना है उसी रेट पे मिल जाए, लेकिन उसको पीने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। तो वो कहलाता है मिथाइलेटेड स्पिरिट। तो मिथानॉल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इथानॉल को टॉक्सिक बनाने के लिए भी किया जाता है, मिथाइलेटेड स्पिरिट को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गई?